बीए पार्ट थर्ड में आज हम देखते हैं अरस्तु का दास प्रथा का सिद्धांत। तो दास प्रथा के सिद्धांत में इससे पहले हमने देखा था कि अरस्तु किस प्रकार दास प्रथा का समर्थन करता है और वो ये मान के चलता है कि दास प्रथा अच्छे शासन के लिए आवश्यक है। उसका ये मानना था कि जब दास होंगे तो उस स्थिति में स्वामी और शासक वर्ग जो होगा, जो शासन करेगा, उस वर्ग को पर्याप्त अवकाश मिलेगा और उस अवकाश का मतलब है शासन कार्य के लिए चिंतन करने का जो समय, उसको अरस्तु अवकाश का नाम देता है। तो वो कहता है कि वो अवकाश उन्हें तभी मिल पाएगा जब वे लोग आर्थिक क्रियाओं से मुक्त होंगे। ठीक है ना? वो लोग जब अपने जीवन यापन की चिंताओं से मुक्त होंगे तब वो शासन के लिए चिंतन कर पाएंगे, शासन के लिए बहुत एकाग्र होकर सोच पाएंगे। और इसलिए उसका ये मानना था कि वो कार्य यदि दास करने लग जाएंगे, उनके जीवन यापन संबंधित समस्त कार्यों की जो पूर्ति है वो दास करें, आर्थिक क्रियाएं जो है, शारीरिक क्रियाएं वो दास करना शुरू कर दें, तो इन लोगों के पास जो स्वामी वर्ग है, जो शासन का संचालन करने वाला वर्ग है, उनके पास पर्याप्त समय उस शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, चिंतन करने के लिए और कार्य करने के लिए बच पाएगा। तो इसलिए अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है और वो ये कहता है कि दास प्रथा, कल हमने पढ़े थे कि दास प्रथा के उसने आधार जो बताए हैं उसमें वो मानता है कि दास प्रथा नेचुरल है, प्राकृतिक है। प्रकृति से ही कुछ आदमी बुद्धिहीन पैदा होते हैं और कुछ लोग बुद्धिमान पैदा होते हैं। तो जो बुद्धिहीन लोग हैं वो ये मानता है कि वो शासित होने के लिए पैदा होते हैं और जो बुद्धिमान विवेकवान लोग हैं वो शासन करने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि उसने माना है कि शारीरिक क्रियाओं की तुलना में बुद्धि श्रेष्ठ होती है, विवेक श्रेष्ठ होता है और हमेशा जो श्रेष्ठ या उत्कृष्ट होता है वो अपने निकृष्ट के ऊपर शासन करता है। वो इस सिद्धांत में बिलीव करता था। तो इस आधार पे उसने समाज में माना है कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो मनुष्य जो प्रकृति से ही शासित होने के लिए पैदा होते हैं, जिनमें बुद्धि का अभाव होता है, और एक वो लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, जो निर्णय क्षमताएं जिनकी बहुत ही उच्च कोटि की होती है। उसने माना है कि प्रकृति उन लोगों को शासन करने के लिए पैदा करती है। तो ये है प्लेटो का एक दास प्रथा के जो हमने आधार देखे थे। उसी में उसने आगे बताया कि दास प्रथा दोनों के लिए लाभदायक है, दास प्रथा नैतिक है। नैतिक इसलिए वो कहता है कि जब गुणहीन व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति का संरक्षण मिल जाता है तो गुणहीन व्यक्ति भी अपने जीवन को बड़े आराम से चला पाता है। इस दृष्टि से इसे नैतिकता भी वो प्रदान करता है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उस समय जो यूनान की एक ऐसी स्थिति थी कि एक बड़ा जो आर्थिक जो क्रियाकलाप था वो दासों से चलता था, अर्थव्यवस्था के बड़े आधार थे उस समय दास। तो उस दृष्टि से भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अरस्तु नहीं चाहता था कि दास व्यवस्था को छेड़कर वो अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे करे। तो इस दृष्टि से भी उसने उनका समर्थन किया था। आज हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार दास कितने प्रकार के होते हैं। अरस्तु ने जो अपने सिद्धांतों में लिखा है कि दास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां दो प्रकार के दास अरस्तु बताता है। एक प्राकृतिक दास और दूसरे वो बताता है वैधानिक दास या कानूनी दास। तो ये हम दोनों देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो पहले हैं प्राकृतिक दास। प्राकृतिक दास वे दास हैं जो स्वभाव से दास होते हैं, अर्थात जो जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, वो प्राकृतिक दास कहलाते हैं। जिनको अरस्तु मानता है कि कुछ लोग प्रकृति से ही शासित होने के लिए पैदा होते हैं, उनमें बुद्धि का अत्यधिक अभाव होता है और इसी बुद्धि के अभाव के कारण उनमें शासन करने की कला नहीं आ पाती है। इसलिए वो मानता है कि कुछ लोग स्वभाव से ही दास होते हैं। उनको आप कहीं कुछ भी बना दीजिए, वो कहीं भी अपना डिसीजन स्वयं नहीं लेंगे, बल्कि हमेशा दूसरों के निर्णयों से ही संचालित होंगे। तो ऐसे व्यक्ति वो मानता है कि वो जन्म से, प्रकृति से ही वो लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, उनमें विवेक नहीं है, उनमें बुद्धि का अभाव होता है। तो एक वो लोग जो जन्म से बुद्धिहीन हैं, जो स्वभाव से ही दास हैं, या जिनकी प्रकृति ऐसी है कि वो शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, अर्थात वो केवल तभी कार्य करते हैं जब उनको कोई आज्ञा देता है या कोई उनको आदेश देता है, उसके बिना वो अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो उनको अरस्तु प्राकृतिक दास की श्रेणी में रखता है। दूसरे जो दास हैं वो हैं कानूनी या वैधानिक दास।
कानूनी या वैधानिक दास वो होते हैं जो जब एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है और उस युद्ध के अंदर जब कोई भी एक उसमें से हार जाता है, तो हारे हुए राज्य के नागरिकों को जब बंदी बनाया जाता है, सैनिकों को बंदी बनाया जाता है, उस स्थिति में युद्ध में हारने पर जो बंदी बनाए जाते हैं, उन बंदियों को भी दास बनाने की व्यवस्था की जाती है, उनको भी दास बनाया जाता है। तो युद्ध बंदियों को जो दास बनाया जाता है, उनको कानूनी दास या वैधानिक दास कहते हैं। यहां दो चीज और ध्यान में रखिए आप कि यद्यपि अरस्तु इस बात को विशेष रूप से कहता है कि यदि युद्धबंदी नैतिक रूप से अत्यधिक उच्च स्तर का हो या बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो, बौद्धिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, उस व्यक्ति को दास नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही अरस्तु यह भी कहता है कि चूंकि नागरिक जो यूनान के नागरिक हैं, चूंकि वो स्वयं यूनान से था, तो कहता है कि यूनान के जो नागरिक हैं उनको कभी भी दास नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो युद्ध में हारे हुए हो या किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो यूनानी नागरिक हैं वो जन्म से नैतिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं और उनमें जन्म के साथ ही यह लक्षण आ जाता है कि वो शासन करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो एक तरीके का जब अपन देखेंगे आगे चल के, एक जातीय अहंकार जो है अपने यूनानी नागरिक का, वो अरस्तु के इन विचारों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो अरस्तु वैधानिक दास में या कानूनी दासों में या दास के मामले में व्यवस्था करता है कि यूनानी जो नागरिक हैं, नागरिकता की जो श्रेणी में है यूनान के, उन यूनानी नागरिकों को कभी भी दास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो नैतिक रूप से श्रेष्ठ, अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं और जन्म से ही उनमें शासक की प्रवृत्ति या शासन करने की जो एक प्रवृत्ति है वो जन्म के साथ ही उनको मिल जाती है। वो प्रतिभा वो जन्म के साथ अपने साथ लेके आते हैं, शासन करने की प्रतिभा। तो इस दृष्टि से दो व्यवस्थाएं वो करता है कि नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों को दास नहीं बनाए और युद्ध की स्थिति में हारने पर तथा यूनानी नागरिकों को कभी भी दास नहीं बनाना चाहिए। तो दो व्यवस्थाएं यहां अरस्तु करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, यदि ये प्रश्न आता है जिसमें ये दो तीन तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि किन किन तरीकों से, तो एक प्रश्न तो इस रूप में आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु के अनुसार दास कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर का प्रश्न बहुत बार आता है, इसको अच्छे से आप तैयार करिए कि 2 प्रकार के दास होते हैं, प्राकृतिक और कानूनी दास। दूसरा ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक दास कौन है, तो आपको बताना है कि जो जन्म से बुद्धिहीन पैदा होते हैं या जो स्वभाव से ही दास होते हैं या जिनकी प्रकृति बुद्धि या गुणहीनता की स्थिति, बुद्धि की कमजोर या गुणहीनता की स्थिति में उनकी प्रकृति केवल शासित होने की होती है, वो लोग प्राकृतिक दास कहलाते हैं। और वैधानिक दास युद्ध हारने पर जो युद्ध बंदियों को जब दास बनाया जाता है तो कानूनी दास कहलाते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अरस्तु ने यद्यपि दास प्रथा का समर्थन किया है, क्योंकि उस समय यूनानी व्यवस्था में दास प्रथा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, इसलिए उसने विरोध भी नहीं किया। जैसे प्लेटो इस मामले में बिल्कुल चुप रहा है, ना उसने समर्थन किया ना विरोध किया, लेकिन अरस्तु ने इसको समर्थन किया है। कि ये कहा जाता है कि अरस्तु स्वयं भी कई दासों का मालिक था, कई दासों का स्वामी था। बहुत सी पुस्तकें उसने लिखी है, सिकंदर के काल में जब वो रहा था तो स्वाभाविक है कि उसको ये सुविधाएं मिली हुई थी। लेकिन अरस्तु दास प्रथा के मामले में अमानवीयता को स्वीकार नहीं करता है। यहां ये बात ध्यान में रखिए कि अरस्तु ने यह कतई स्वीकार नहीं किया है कि दासों के साथ कोई भी स्वामी है वो अमानवीय या क्रूर व्यवहार करे। इस चीज को आप ढंग से ध्यान में रखिए। और इसी पे एक प्रश्न आ भी जाता है, कई बार अलग से पूछ लेते हैं, या जब आप दास प्रथा का प्रश्न बड़ा करते हैं तो बड़े प्रश्न में आप जब इसका विश्लेषण करें तो हमारा एक अगला बिंदु होगा कि दास प्रथा के लिए वो कुछ मानवीय व्यवस्थाएं बताता है कि ये व्यवस्थाएं आपको करनी है, अर्थात दासों के लिए कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है कि दास जिन लोगों के पास है वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें या इन चीजों को, इनकी पालना करें। यदि उनकी पालना नहीं करते हैं तो उस स्थिति में अरस्तु उनके लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। वो ये कहता है कि यदि ये मानवीय व्यवहार स्वामी वर्ग दासों के साथ नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो अरस्तु दासों के प्रति जो एक व्यवहार करना है, उन
दासों के प्रति एक व्यवहार किस प्रकार का करना है और कहां पर दासों के प्रति उसको आपको मानवीय दृष्टिकोण कौन कौन से रखने हैं, वो अपन बात करते हैं। तो दासों के प्रति मानवीय व्यवहार, ये अरस्तु क्या मानवीय व्यवहार बताता है, ये थोड़े से आप इस प्रश्न में देखिए, उसके बाद में हम करेंगे इनकी आलोचनाएं। तो दास जो हैं उनको लेकर अरस्तु ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नंबर एक, इनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करे, अर्थात ऐसा कोई व्यवहार नहीं करे जो मानवता के विरुद्ध हो और दासों के साथ किया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि हालांकि उसने सजीव संपत्ति बता दी, घोड़े के समान, हाथी के समान, पशुओं के समान, लेकिन वो कह रहा है कि आप उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार नहीं कर सकते, आपको उनके साथ मानवता अपनी कायम रखनी होगी। हर स्वामी वर्ग को मानवता के साथ दासों को रखना होगा, दासों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार, सदव्यवहार करना होगा। अगला जो अरस्तु कहता है वो ये कहता है कि दास, एक चीज उसने बताई कि जो प्राकृतिक दास हैं, चूंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति बुद्धि से कमजोर है, प्राकृतिक प्रकृति ने उसको दास के श्रेणी में अरस्तु के अनुसार रख दिया हो, लेकिन मान लीजिए कि उसका पुत्र है या पुत्री है, वो उस स्थिति में यदि उसमें ये कहता है कि यदि उस दास की संतान बुद्धिमान पैदा हो गई हो, ठीक है ना, दास की संतान यदि बुद्धिमान पैदा हो गई हो, उसमें विवेक है, उस स्थिति में उस दास की संतान को दास नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, दास केवल वह व्यक्ति बनेगा जो प्रकृति से बुद्धिहीन है, लेकिन यदि उसकी संतान बुद्धिमान है, उसकी संतान यदि विवेकवान है, तो अरस्तु यह व्यवस्था करता है कि उस स्थिति में उसकी संतान को आप दास की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसे आप तुरंत मुक्त कर देंगे। ठीक है, अगली जो बात यह है कि वो ये मानता है, अरस्तु ये कहता है कि स्वामी वर्ग को यह हमेशा ध्यान में रखना है कि वो ये नहीं सोचे कि वो दास का पालन पोषण कर रहा है, वो ये रखे ध्यान में, अरस्तु कहता है कि वो ये ध्यान में रखे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो दास वर्ग है, वो उनके लिए भरण पोषण का काम कर रहा है जी, उनके शारीरिक क्रियाओं को वो दास लोग कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं दास लोग कर रहे हैं। दास वर्ग के कारण उसको शासन संचालन का अवकाश मिला हुआ है, इसलिए दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। इस दृष्टि से वो दासों को अपने ऊपर निर्भर नहीं समझ के उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। ये वो मानता है कि एक करुणा व्यवहार करे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ठीक है ना, यहां दास वर्ग स्वामी के लिए उपयोगी है, तो स्वामी वर्ग के लिए भी, शासक वर्ग के लिए भी कौन उपयोगी है? दास उपयोगी है। तो ये उसको अपने जीवन में उपयोगी मानते हुए वो व्यवहार करे, न कि ये मानते हुए कि वो उसका भरण पोषण कर रहा है या वो उसका संरक्षक। उस दृष्टि से यदि वो देखे, एक स्वामित्व का भाव वो देखे, तो उस तरह का उसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक मानवीय और करुणामय व्यवहार उसके साथ, एक उदार व्यवहार करने की उसको आवश्यकता अरस्तु बताता है। अरस्तु कहता है कि आपको दास के साथ, चूंकि वो आपके जीवन के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके साथ आप करुणा का व्यवहार करें, उदारता का व्यवहार करें। अगली जो एक व्यवस्था करता है, अगला जो एक व्यवहार में जो अपनाने के लिए अरस्तु एक निर्देश देता है, वो कहता है कि आप दासों से उनकी क्षमता से अधिक कार्य नहीं करवाएं, उनसे उतना ही कार्य करवाएं जितनी दास की क्षमता हो। ठीक है, यदि मान लीजिए आप उसकी क्षमता से अधिक कार्य आप उसको दे रहे हैं, तो उस स्थिति में दास ढंग से उसकी पालना भी नहीं कर पाएगा और ये एक तरीके का अमानवीय व्यवहार माना जाएगा। तो आप दास की क्षमता देखिए, उसकी कैपेसिटी देखिए और उसकी क्षमता के अनुसार उसका कार्य उसको आप कार्य दीजिए, उससे अधिक उसको कार्य नहीं दें। और दूसरा, उसकी भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं की जितनी पूर्ति है वो सारी स्वामी वर्ग द्वारा करवाई जानी चाहिए। एक ऐसा वातावरण उसको दिया जाना चाहिए जिसमें उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये भी उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने उससे काम खूब करवा लिया और जब उसको आवश्यकता है आप उसकी, ये कह रहा है किसी भी स्थिति में आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से भी अरस्तु एक विशेष रूप से ये कहता है कि उसका एक ऐसा वातावरण आप रखिए कि उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वामी वर्ग कर सके और उसे उसकी क्षमताओं से अधिक कार्य नहीं दे, उसकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य उसको प्रदान करे। एक
यहां अरस्तु अगली जो व्यवस्था करता है कि यदि मान लीजिए किसी ने अमानवीय व्यवहार कर दिया दासों के साथ, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि फिर पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए जिसने दासों के साथ क्रूर व्यवहार किया है या अमानवीय व्यवहार किया है। और एक अरस्तु यहां एक बात कहता है कि यदि ऐसा लगने लग जाए कि एक दास की लगातार साथ रहने से एक दास के गुणों में विकास हो गया है, उस दास की बुद्धि विकसित हो गई है, उस दास की क्षमताएं डेवलप हो चुकी है, विवेक उसमें उच्च कोटि का जागृत हो गया है, ऐसी स्थिति में उसको दासत्व से मुक्त कर देना चाहिए, उसे दास की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। यदि ये महसूस हो जाए, ये लगने लग जाए कि दास में गुण विकसित हो गए हैं या दास में बुद्धि का विकास हो चुका है, और ये कहता है कि ये मुक्ति किसी भी दास के लिए भौतिक जगत में एक उसका आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति एक दास का भी परम उद्देश्य होना चाहिए। यदि ये उद्देश्य होगा तो एक दास लगातार अपनी बुद्धि का विकास भी करता रहेगा। तो मुक्ति जो है उसे दासत्व से मुक्ति, ये अरस्तु कहता है कि यदि उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए, यदि उसमें बुद्धि विकसित हो गई हो, यदि उसमें क्षमताएं डेवलप हो चुकी हो, तो ये मुक्ति के द्वार भी, ऐसा नहीं कि अरस्तु ने दासों को हमेशा दास रखा है, वो दासों के लिए मुक्ति के द्वार भी खोलता है कि यदि डेवलपमेंट हो जाता है उनके विजडम का, बुद्धि का, तो उस स्थिति में वो दासता से मुक्त करें। और स्वयं अरस्तु ने भी ऐसे कई दासों को मुक्त किया जहां उसको लगा कि उनमें बुद्धि का विकास हो चुका है, मतलब उसने स्वयं ने भी मुक्त किया है काफी। ये आप जब उसकी किताबें पढ़ेंगे, उसके जीवनी को थोड़ा आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे आप कि उसने अपने जमाने में अपने कई दासों को उस स्थिति के कारण मुक्त किया था। और अंतिम जो बात कहता है निर्देशन, इसमें अरस्तु कहता है, वो ये कह रहा है जो अपन ने पहले ही बात कर ली है कि अरस्तु दोबारा यही बात अपन देखते हैं, वो एक निर्देश देता है कि यूनानी नागरिकों को कभी भी दास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अरस्तु का ये मानना है कि जिसका जन्म यूनान में हो गया हो और यूनान में जिसने नागरिकता ग्रहण कर ली हो, जो यूनान का नागरिक हो, वो वही व्यक्ति हो सकता है जो जन्म से श्रेष्ठ है और जिसमें नैतिकता के श्रेष्ठ बिंदु निवास करते हैं। अतः इस दृष्टि से उस ये मान के चलता है कि यूनानी नागरिक है वो जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, शासक वर्ग के होते हैं, उनमें शासन करने की कला होती है, वो बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, अतः उनको कभी भी दास नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये है अरस्तु के दासता के प्रकार और दास व्यवस्था संबंधित कुछ सामान्य निर्देशन। नेक्स्ट जो वीडियो है, थर्ड वीडियो अपन दास व्यवस्था पे जो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे अरस्तु के दास प्रथा पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनकी आलोचक किन आधारों पर आलोचनाएं करते हैं, क्या वो सही है या गलत है।